class we started the chapter making of a scientist. ठीक है, और I have told you that this chapter is very important because एक बार में इसको समझना बड़ा difficult होता है because it's totally based on the science, और जिसको science नहीं आती that student can not easily understand this chapter. So let's start with this gray part because lots of days have passed. Still we have done this chapter. So I would like to start this chapter from the starting. So the name is Richard Ebright. See, what is he saying is Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and the Scaring Pluff Award for Biochemistry and Molecular Biology. Wait a minute. So व्हाट इट इज ही सेइंग इज कि रिचर्ड एब्राइट ने कौन सा अवार्ड रिसीव किया, सर्ल स्कॉलर अवार्ड और केयरिंग प्लफ अवार्ड. ठीक है, ये अवार्ड किसको मिले, रिचर्ड एब्राइट को. किसके लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए. सो ये बोथ अवार्ड्स किसके लिए दिए जाते हैं, साइंस में, साइंस के फील्ड में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने वाले जो पर्सन हो, जिसने बहुत बड़ी एक चीज़ प्रूफ की हो, उसने कुछ ना कुछ जो है चीज़ दी हो साइंस को, तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. कहते हैं कि ये जो थी उनकी एक फैसिनेशन थी, उनका एक जो है यू कैन से उत्तेजना, मतलब एक वर्ड होता है फैसिनेशन का मतलब होता है उत्तेजना, मतलब कि एक जानने की इच्छा, बटरफ्लाइज की तरफ जो था उनका एक स्पेशल एक क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे. जस्ट अ मिनट, समवन वांट्स टू कम. So you are late, you should be on time. So let's start with this, let's start with the this. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. कहते 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके, पहले एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके. अब स्काउट कौन होता है बच्चे, आपने देखा होगा कई बार ना एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे वेंट टू यूजली वेंट टू माउंटेन्स पे वो जाते हैं. ठीक है, और वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाके वो लोग अपने घर, मतलब जैसे होते नहीं है तंबू लगाना, एंड वहाँ पर खुद खाना बनाना, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं, वो स्काउटिंग का वर्क होता है. उसमें पर्सन जो है उनको पता होता है कि अगर हमें इस एरिया में रहना पड़े तो हमें कैसे रहना है. उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ नहीं लाते, बल्कि उनको कम्प्लीटली जो वहाँ पर अवेलेबल चीज़ें होती हैं वहाँ से ही उनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ती हैं. तो उसमें जब एब्राइट जब उसमें पार्ट लिया था तो ही वॉज वेरी यंग. तो उन्होंने जब उसमें पार्ट लिया था तो एब्राइट जो थे वो स्काउट ऑफ द ईयर बने थे, मतलब वो बहुत अच्छी उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी थी. तो वो पहले एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड. तो साइंटिफिक वर्ल्ड क्या होता है, साइंस से जुड़ा हुआ वर्ल्ड. ठीक है, जिसमें साइंस, जिसमें लोग लॉजिकली सोचते हैं, जिसमें लोग हर चीज को बोलने से पहले उसको प्रूफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड. इसको अंडरलाइन कर लेंगे, विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. ठीक है, कहते हैं कि एक 22 साल के कॉलेज स्टूडेंट ने किसको हैरान किया, साइंस के वर्ल्ड को हैरान किया, क्या देकर, एक थ्योरी देकर, जिसका क्या नाम था कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं. अब हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, राइट. कह देते हैं कि सेल्स कम हो गए हैं तो पर्सन की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है. आपको पता होगा WBC ब्लड के बारे में, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा, राइट. तो ये सब चीजें जो है ये पहले किसी को पता नहीं थी बच्चे. ये तो अब हमें नॉलेज है इसके बारे में, हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी पर्सन ने तो इसको प्रूफ किया ना, किसी ने इसकी खोज करी. तो वो पर्सन कौन था,
रिचर्ड एब्राइट, उन्होंने इस पे वर्क करा। सबको पता लग गया कि सेल है, लेकिन किसको ये नहीं पता था कि सेल वर्क कैसे करते हैं। तो रिचर्ड एब्राइट जो थे, उन्होंने ये थ्योरी जो थी ये प्रूव करी, और क्योंकि वो बहुत छोटी एज में इस थ्योरी को प्रूव करने के में जो थे सक्सेसफुल हो गए थे, तो उस वजह से जो साइंटिफिक वर्ल्ड था वो बहुत हैरान हुआ था। समझ आया यहाँ तक? Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। तो बच्चे ये एक जर्नल है, Proceedings of the नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर इसमें से एमसीक्यू आए तो वो आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि कौन से जर्नल में जो थी उनकी वो थ्योरी आर्टिकल के रूप में छपी थी, पब्लिश हुई थी। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन इट। तो ये बच्चे क्या, जर्नल क्या होता है? देखिए, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, वैसे ही जर्नल होते हैं। जर्नल में अब देखो, अगर अगर आप एक मैगजीन पढ़ोगे ना, तो मैगजीन में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। आपको उसमें मेकअप के बारे में पढ़े मिलेगा, एक कॉर्नर में आपको लेडीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एक कॉर्नर में आपको फैशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इवन कि कहीं एक कॉर्नर में डिशेज़ भी होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स होती हैं, करियर मैगजीन्स होंगी तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन जो जर्नल होता है ना, वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है एक एक प्रॉपर चीज़ के ऊपर। जैसे साइंस का जर्नल है, ठीक है, वो इस चीज़ में डील कर रहा है, तो इन जर्नल्स को आगे फर्दर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। तो वो एक जर्नल था जिसमें इनकी ये जो आर्टिकल था ये पब्लिश हुआ था, जिसमें इनका मतलब बताया गया था कि एक 22 साल के रिचर्ड एब्राइट नाम के एक स्टूडेंट ने अपने क्लासरूम मेट की मदद से एक थ्योरी को प्रूव किया कि सेल कैसे वर्क करते हैं। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students। कहते हैं फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी दिस एक इतने इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, क्योंकि इस ये जर्नल इतना फेमस और इतना इम्पोर्टेंट था कि इसमें कोई भी ऐसे ही अपना वर्क पब्लिश करवा नहीं सकता था, ठीक है। उसके लिए आपके वर्क को उस वैल्यूएबल होना बहुत ज़रूरी था कि आपका वर्क इतना इम्पोर्टेंट है कि इसने उसमें आपको जगह दी। तो बहुत बड़ी बात थी किसी साइंटिस्ट के लिए इस जर्नल में थोड़ी सी जगह भी जो है अगर वो ऑन करे या पब्लिश करवा सके, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये कहते फर्स्ट टाइम हुआ था कि इस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में एक कॉलेज स्टूडेंट का काम जो है वो पब्लिश हुआ है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15। कहते कि स्पोर्ट्स में ऐसे होगा कि आप 15 साल की उम्र में हो और अपने 15 ईयर्स की उम्र में बहुत बड़ा जो है एक लीग को जीत लिया। मतलब कि जो चीज़ करने के लिए हमें बहुत सारे ईयर्स की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ आपने एक बहुत ही छोटी एज में अचीव कर ली। समझ में आया? And hitting a home run, making your first time at a bat। तो क्या कहता है और ये कैसी है ये चीज़ कि एक होम रन को हिट करना। कि अगर आप लोगों ने देखा हो, बेसबॉल एक गेम होती है जिसमें सेम होता है, हमारे बैट और बॉल की तरह होता है, लेकिन उसमें बेसबॉल में क्या होता है कि बच्चे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब जब जैसे एक पर्सन है जो बैटिंग कर रहा है, ठीक है, जब वो उसको जब बॉल डालो तो वो जो है अपनी बॉल को जब हिट करता है बैट से, तो वो दूसरी स्टंप की तरफ भागता है, मतलब अपने पार्टनर के साथ प्लेस एक्सचेंज करता है इन ऑर्डर टू गेट रन लेने के लिए, राइट। लेकिन बेसबॉल में क्या होता है बच्चे, उसमें 4 हाउसेज होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में बने होते हैं 4 हाउसेज। जब आप एक बार जैसे आपने सपोज कि आपने अपने बेसबॉल से बॉल को हिट किया, ठीक है, तो जब आपने बॉल को हिट किया, अब दूसरा पर्सन उस बॉल को चेस कर रहा है और आपने क्या करना है, आपने अपनी जगह से फर्स्ट हाउस में जाना है, ठीक है, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में, ठीक है, और थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस, मतलब अपने 5 प्लेस पे वापस आना है। अगर आपके हाउसेज में किसी भी हाउस में पहुंचने से पहले, ठीक है, अगर आप की बॉल वापस आकर जो पीछे स्ट्राइकर खड़ा है उसके पास पहुंच जाती है, ठीक है, तो आप जो है आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉल आने से पहले वापस आप अपने हाउस में सेफली पहुंच जाते हैं, किसी भी हाउस में, चाहे वो फर्स्ट है चाहे वो सेकंड है, तो जो आप है सेफ हो जाते हैं। तो ये होता है बेसबॉल, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसके बारे में बताया था कि तुम्हें नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि
अगर उसमें आप सेफली सारे हाउसेस को कंप्लीट करके सेफली पहुंच गए, वो भी एक होम रन होता है बच्चे। या फिर अगर आपने जोर से बॉल को मार दिया और वो बहुत दूर तक गई, जैसे कि हम सिक्सर बोलते हैं क्रिकेट में, तो उसको भी होम रन कहते हैं। तो ये होता है कि आपने फर्स्ट टाइम बेसबॉल में बैट पकड़ा और फर्स्ट टाइम में आपने होम रन हिट कर दिया। तो ऐसी ही अचीवमेंट की थी किसने, रिचर्ड एब्राइट ने, उस थ्योरी को प्रूव करके, और फिर उसका जो आर्टिकल है वो उस जर्नल में पब्लिश करवाकर। For Richard Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. कहते रिचर्ड ब्राइट के लिए क्या था, ये फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट अचीवमेंट थी, लॉन्ग स्ट्रिंग्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स में से जुड़ी हुई है, फर्स्ट अचीवमेंट थी, मतलब इसके बाद वो रुके नहीं। ये पहली अचीवमेंट जो उनको मिली, सक्सेसफुल अचीवमेंट मिली, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जानना स्टार्ट किया, और उसके बाद उस अचीवमेंट के साथ बहुत सारी और अचीवमेंट जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, ठीक है, चाहे वो साइंस था और दूसरे फील्ड से उनमें। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और पर ये शुरू कहाँ से हुआ, सब कुछ कैसे शुरू हुआ, बटरफ्लाइज से। एंड अन ओनली चाइल्ड, एक अकेले बच्चे होते हुए, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। एब्राइट कहाँ पैदा हुए थे, रीडिंग नाम की एक जगह में, ठीक है, जो कि यहाँ पर है पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया नाम की एक जगह है बच्चे, वहां पर एक शहर है रीडिंग। रीडिंग एक शहर का नाम है, फिर से बोल रही हूँ। उसके नॉर्थ में जो थे, जो एब्राइट थे वो पैदा हुए थे। देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर। अब क्या हुआ है, इनका इंटरव्यू हुआ, जब इन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स दी तो इनके इंटरव्यूज हुए। तो ये एक इंटरव्यू का पार्ट ही है जो आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कोमास में है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर, कहते वहां पर कुछ ज्यादा नहीं था जो मैं कर सकता था। ही सेड आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। कहते कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक अकेला बच्चा था, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, तो अकेला होकर मैं फुटबॉल या फिर बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था, क्योंकि एक अकेले की टीम तो बनती नहीं है, ठीक है। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग। लेकिन एक चीज जरूर थी जो मैं कर सकता था, वो क्या था, चीजों को कलेक्ट करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, कहते और उन्होंने किया और फिर वो करते गए। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी। कहते उन्होंने कलेक्ट करनी चीजें स्टार्ट करी और उनका शौक हुआ और फिर वो करते गए। बिगनिंग, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उनके किंडरगार्टन के टाइम से। ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी। कहते उन्होंने बटरफ्लाइज भी उसी डिटर्मिनेशन, उसी एक पक्के इरादे से करी थी, जिस पक्के इरादे से उन्होंने अपनी बाकी सारी थ्योरीज में या अपने साइंटिफिक वर्क्स में वो पक्के इरादे दिखाए थे, उसी पक्के इरादे से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। पक्का इरादा यही होता है बच्चे, देखो अभी आपने एक चीज स्टार्ट करी, ठीक है, आप कहो कि बस मैंने ये चीज अब जो है इसको 2 या 3 दिनों का शौक बनाकर नहीं, बल्कि मैंने इसको लाइफ टाइम, मतलब इसको मैंने लास्ट तक जाना है, इसके जहां तक ये लेके जाती है मुझे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपना पूरा 100% देकर, बेस्ट देकर मैंने करनी है, तो उसको हम बोलते हैं कि उनका डिटर्मिनेशन था ही, ठीक है। He also collected rocks, fossils and coins. उन्होंने rocks, fossils, ठीक है, rocks मतलब किसी different kind की rock हो गई, ठीक है, fossils यानी कि किसी जानवर के बहुत हजारों साल पुराने पहले मरे हुए जानवर हैं, या बहुत हजारों साल पुरानी कोई चीज है जो मिट्टी में दब गई है, उसके कुछ अवशेष मिले हैं, तो उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। एंड कोइंस, और उन्होंने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कोइंस को। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट। तो उनको ना स्टार्स देखना बहुत पसंद था, तारों को देखना, उनकी पोजीशन देखना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था उनको स्टार गेजिंग करना, तो इसलिए वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए। तो स्टार्स को देखते थे, मिटियोर्स देखते थे, कोई फॉलिंग स्टार होता था उसको देखते थे, बहुत सारी चीजें वो लोग करते थे। ईगर मतलब होता है जो बहुत जानने की इच्छा रखता हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, बिकॉज लास्ट in our last class we have already discussed this much part. From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. कहते पहले क्या था, उनके मन में एक क्यूरियोसिटी थी, एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो उनको काम करने पे मजबूर करती थी, उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जिसकी वजह से हम कोई चीज करने के लिए मजबूर हो जाएं, हमें वो करनी ही पड़े,
क्योंकि हमें जानने की इच्छा है, हमें मेहनत करनी पड़े क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मैं ये मेहनत करूँगा तभी मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे। अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, कहते हैं उनके पास एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी तो थी ही, साथ में उनके पास क्या था, एक ब्राइट दिमाग, बहुत तेज दिमाग। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु encouraged his interest in learning, और उनकी एक माँ जो उनको हर चीज़ में बहुत इनकरेज करती थी, क्योंकि उनको पता चल गया था उनकी मदर को कि मेरा जो बेटा है वो काफ़ी चीज़ों में अच्छा है, उसका जो माइंड है वो उन चीज़ों में बहुत अच्छे से चलता है। तो वो चाहती थी कि वो उनको बहुत इनकरेज करती थी किसी भी काम में, चाहे उन्होंने कोई चीज़ कलेक्ट करनी है या फिर उन्होंने स्टार गेजिंग करनी है या फिर कोई भी चीज़ है, वो हमेशा उनको इनकरेज करती थी कि हाँ बेटा आप ये करो, आपको ये ज़रूर करना चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं। पूरी क्यूरियोसिटी दिखाती थी, अगर उनको लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन ब्राइट को इस टॉपिक से रिलेटेड मिलनी चाहिए तो। हेलो, बच्चे अब आ रही है? कहाँ से नहीं आई, मैं दोबारा से बोल देती हूँ। उनकी जो बच्चे मदर थी, ठीक है, वो बहुत इनकरेज करती थी क्योंकि उनको बहुत छोटे टाइम से ना पता चल गया था इब्राहिम की मदर को कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ब्राइट है, मतलब उसमें जानने की इच्छा बहुत है, वो बहुत क्यूरियस है चीज़ों को लेकर। तो वो उनको बहुत इनकरेज करती थी, कोई भी काम हो, चाहे वो कलेक्टिंग थिंग्स हो या फिर वो किसी चीज़ की रीडिंग करना हो या फिर स्टार गेजिंग हो, ठीक है, वो हमेशा उनको कहती थी कि हाँ तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, इसके बारे में तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और कई बार अगर उनको लगता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ से रिलेटेड, ये मुझे ब्राइट को इसके बारे में बताना चाहिए, तो वो उसके बारे में खुद मेहनत करके उनको बताती थी कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसी होती है, ताकि वो किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipments, and helped him in many other ways. ठीक है, तो वो उनको कहाँ पे लेके जाती थी, ट्रिप्स पे लेके जाती थी। उन्होंने उनको क्या लेकर दिया, टेलीस्कोप, देखो स्टार गेजिंग करने के लिए तो ये चीज़ें चाहिए ना, टेलीस्कोप लेके दिया, फिर उन्होंने उनको माइक्रोस्कोप लेके दिए, कैमराज लेके दिए, फिर उनको माउंटिंग मटीरियल होता है कि जब वो हम हाइकिंग पे जाते हैं ना, पहाड़ पे चढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनको ला कर दी, और बहुत सारी अदर चीज़ें जो उनकी मदद जिन्होंने उनकी हेल्प करी बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेटा जानने की इच्छा रखता है, ठीक है, तो वो जिन जिन चीज़ों के उनको लगता था ना कि इस चीज़ की नॉलेज उसको होनी चाहिए, वो चीज़ें उनको खरीद के देते थे ताकि उसकी कोई कमी ना रहे उसको किसी भी तरह से, ताकि वो जो जानना चाहता है, जिस चीज़ के बारे में वो क्यूरियस है, जिस चीज़ के वो क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के वो आंसर्स चाहते हैं, तो उनको सब कुछ मिले। I was his only companion until he started school। अभी इनकी मदर का इंटरव्यू हुआ है, तो वो मदर उनकी बोल रही हैं, इन्वर्टेड कॉमास वाले पार्ट में देखिए ध्यान से। I was his only companion until he started school। कहते जब उसने स्कूल स्टार्ट किया तो मैं अकेली ही थी जो उसकी कंपेनियन थी, उसकी साथी थी। मतलब अभी देखो स्कूल जाने का जो टाइम है हमारे यहाँ से डिफरेंट होता है, अगर हम बाहर अब्रॉड की बात करें तो दे स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5 4, राइट। तो कहते वो जो 4 5 साल स्कूल स्टार्ट होने से पहले थे, कहते उनकी एक ही साथी थी, वो थी मैं। His mother said, उनकी मदर ने कहा, after that I would bring home friends for him। कहते उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं उसके फ्रेंड्स को घर ले आती थी, but at night we just did things together। और कहते रात को हम लोग क्या करते थे, सारा काम हम साथ में करते थे। Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade। कहते रिची जो था, मतलब एब्राइड, जो रिचर्ड एब्राइड हैं, उनको एक निक नेम दिया था उनकी मदर ने, वो था रिची, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। रिची कहते हैं मेरी पूरी ज़िंदगी था, उसके फादर के जाने के बाद जब वो थर्ड ग्रेड में था, मतलब रिची जब थर्ड ग्रेड में, मतलब रिचर्ड जब थर्ड ग्रेड में पढ़ते थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद वो और उनकी मदर, बस वही दोनों थे जो एक दूसरे के से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की हर तरीके से हेल्प करते थे। यहाँ तक समझ में आया? She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him। कहते कि उनकी मदर
रिचर्ड की मदर और वो क्या करते थे, अपनी सारी हर रोज अपनी जो इवनिंग होती थी, जैसे शाम का जो टाइम था, वो कहाँ पर बिताते थे, डाइनिंग रूम के टेबल के ऊपर। वो क्या कहती हैं उनकी मदर आगे, कहते इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी कुछ ना कुछ करने के लिए। नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं कि बस उससे मेहनत करवाई जाओ, बट लर्निंग थिंग्स, पर हाँ ऐसी चीजें जिससे उसे कुछ सीखने को मिले। जैसे उसको बोल देना, अच्छा ये वाला ये चीज पढ़ो, इसके बारे में ये चीज पढ़ो, मैं तुमसे पूछूंगी क्वेश्चंस, या फिर उसको कुछ बनाने के लिए दे देना कि बना, फिर देख के कहाँ पर पहुंचे हम, या उसको कुछ सॉल्व करने के लिए दे देना, कुछ मैथमेटिकल क्विज दे देने, मतलब ताकि वो हर हर टाइम इन्वॉल्व रहे उन चीजों को लर्न करने में, और उसको जो है ऐसा ना लगे कि उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ उसको करने के लिए दे देना, कभी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कह देना, कभी किसी कोई क्विज पूछना स्टार्ट कर देना। तो ये चीजें जो थी उसकी मदर उसको देती थी। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, कहते हैं कि उसकी जो मदर क्या कहती हैं, कहती है जब भी मैं उसको ये चीजें देती थी तो वो कभी ये नहीं कहता था कि मुझे क्यों दी है ये चीजें, बल्कि उसको ये चीजें बड़ी पसंद थी, और वो जो था हमेशा से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता था। जब भी उसको वो कोई नया वर्क देती थी, कोई नई चीज़ देती थी, वो बड़ा खुश होता था कि थैंक यू सो मच, आप मतलब बहुत खुश होता था कि मुझे ये वर्क जो है करने को मिला। एंड लर्न ही डिड, कहते हैं और उसने सिर्फ लर्न ही किया था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उन्होंने अपने स्कूल टाइम में जो थे वो टॉपर थे, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स जो थे वो अर्न किए। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, कहते हैं अगर रोजाना की कोई चीजें हैं, रोजाना का काम है कोई, जैसे अगर आप कोई भी काम बोलते हो बच्चों को करने के लिए कि आप जो है ये करो वो करो, ठीक है, कोई भी रोजाना का काम है, जैसे अगर आप बोलो बच्चों को हेल्प करवा दो, कहते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही था, जैसे रोजाना के कोई काम है तो उनमें ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वो अपने नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। उसकी मदर कहती हैं, हिज मदर सेड बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ए ब्राइड हैड कलेक्टेड all 25 species of butterfly found around his hometown, कहते हैं कि जब वो सेकेंड ग्रेड में था, जब तक वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, एब्राइट ने 25 तरह की जो बटरफ्लाइज की स्पीशीज थी उनके होम टाउन, मतलब जहाँ होम टाउन क्या होता है बच्चे, जहाँ पर हम हमारा बचपन, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ हो और हमारा बचपन बीता हो, तो उसे हम बोलते हैं होम टाउन। अब ब्राइड का होम टाउन क्या था, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग जहाँ पर वो रहते थे वो उनका होम टाउन हो गया ना। तो वहां पर कहते हैं कि उनके होम टाउन के आसपास जितनी भी बटरफ्लाइज की स्पीशीज थी, उन्होंने 25 बटरफ्लाइज की स्पीशीज अपने होम टाउन में कलेक्ट करी थी। ये जो नीचे बॉक्स है, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, ये वो वाली स्पीशीज हैं जो एब्राइट ने कलेक्ट करी थी। अब स्पीशीज क्या होता है बच्चे, हर एक चीज, ठीक है, हर एक एक लिविंग थिंग है, ठीक है, अगर वो कोई इंसेक्ट है, कोई एनिमल है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ब्रीड्स और स्पीशीज होती हैं। जैसे कि डॉग्स की ब्रीड्स के बारे में आपको पता होगा, राइट, वैसे ही बटरफ्लाइज की स्पीशीज होती हैं। वो स्पीशीज कैसे बनती है बच्चे, उनके रंग के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन से मंथ में, कौन से टाइम ऑफ द ईयर में वो पैदा होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो वैसे ही उनका नाम है, जैसे कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ग्रॉसैमर विंग्ड बटरफ्लाइज, ये विंग्ड बटरफ्लाइज के नेम पे इनको डिवाइड किया गया है। जैसे व्हाइट एम हेयर स्टिक, अकेडियन हेयर स्टिक, ये नेम्स हैं बच्चे बटरफ्लाइज के। ये 25 बटरफ्लाइज अगर आप काउंट करें तो ये 25 स्पीशीज हैं। वो स्पीशीज जो जब ये थर्ड सेकंड ग्रेड में थे तब इन्होंने कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि इन्होंने उनको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाई थी, बहुत ज़्यादा पक्का इरादा किया था कि मुझे इनको किसी भी हालत में कलेक्ट करना ही करना है। समझ में आया यहाँ तक? ओके बच्चे, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, कहते हैं कि अब ये एब्राइट बोल रहे हैं बच्चे, इन्वर्टेड कोमास का पार्ट है जो, कहते हैं दैट जब मैंने वो 25 स्पीशीज कलेक्ट कर ली बटरफ्लाइज की, उसके बाद मुझे लगा कि अब जो है शायद इसके बाद बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना
नहीं हो पाएगा मुझे, एंड है, इसके बाद नहीं मुझे बटरफ्लाइज के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अब मोनार्क एक्स क्या है? एक बटरफ्लाई का नाम। इसको बच्चे अंडरलाइन करेंगे। कहते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली, मतलब जब इनका इंटरेस्ट उसमें से खत्म होने लग गया, जब इन्होंने सोचा कि अब नहीं मुझे बटरफ्लाइज के बारे में और सोचना, तब कहते हैं मेरी मदर ने मुझे क्या ला कर दिया, एक बुक ला कर दी, बच्चों की एक बुक, जिसका क्या नाम था, दी ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी कि मोनार्क एक्स नाम की बटरफ्लाई के ट्रैवल्स, मतलब वो कहाँ आती कहाँ जाती है। That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager of young collector. कहते हैं कि उस बुक में क्या लिखा हुआ था कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट होती है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे हमने ना एक चैप्टर किया था, हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो, 9th में, याद है आप लोग को? बच्चे उस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो स्वेलो था वो माइग्रेट हो रहा था एक ऐसी जगह पर जहाँ पर गर्मी है। क्यों माइग्रेट हो रहा था? क्योंकि वो ठंड में नहीं रह सकता। वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट होते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक नीड्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है इतनी फिजिकल एबिलिटी नहीं होती कि वो उसमें स्टे कर सके, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। वैसे ही मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो माइग्रेट करती थी कहाँ पर? अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका को। ठीक है, जब ये बात इन्होंने सुनी, जब, क्योंकि मे बी इनको नॉलेज नहीं होगी, ही वॉज वेरी स्मॉल, ही वॉज वेरी लिटल, तो ये चीज़ें नहीं पता थी उनको कि मोनार्क एक्स बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट भी करती है। तो तब इनका जो कहते हैं ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, कहते हैं एक जानने की इच्छा रखने वाला, एक छोटा सा चीजों को कलेक्ट करने वाले बच्चे के दिमाग में एक नया वर्ल्ड खुल गया। कौन सा? साइंस का वर्ल्ड। जो किसने खोला? उस बुक ने, जिसका नाम क्या था? ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो बच्चे, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक वर्क दिया था कल करने के लिए इन आवर लास्ट क्लास, दैट वाज कि मैंने आपको बोला था कि आप फाइंड आउट करना अबाउट रिचर्ड एब्राइट, बिकॉज रिचर्ड एब्राइट इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिनके बारे में सब, हर कोई नहीं जानता, लेकिन व्हेन यू नो हिम, अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो यू विल नो कि वो कितनी ग्रेट पर्सनालिटी थी। अगर जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, देन यू मे फाइंड कि ही वाज ऑल राउंडर। वो बहुत चीज़ों में अच्छे थे, बहुत सारी चीज़ों में। और जब ही वाज इन लिटिल ग्रेड, बहुत छोटे ग्रेड में थे, तभी उनकी मदर को ये बात पता चल गई थी कि जो इनका बेटा है बहुत ब्राइट है, उसका माइंड जो है वो चीज़ों को जानने, कई लोग होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे ना क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उनकी मदर ने वो क्वेश्चंस को पुश नहीं किया, उन्होंने उनको दबाया नहीं, बल्कि उन्होंने उनके आंसर्स उनके साथ मिलके ढूंढने स्टार्ट करे। कुछ चीज़ों के आंसर उनकी मदर को पता थे, ठीक है, कुछ चीज़ों के आंसर उनको नहीं पता थे। तो उन्होंने अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल फाइंड टुगेदर। उन्होंने उनके साथ वर्क किया, उन्होंने हर चीज़ उनके लिए की जो उनको चाहिए थी, चाहे वो माइक्रोस्कोप था, चाहे वो टेलीस्कोप था, उन्होंने सब कुछ उनको ला के दिया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने उनको ये वाली बुक ला के दी ना, तब रिचर्ड को एक नई दुनिया मिली जिसका नाम था साइंस। तब रिचर्ड को ये चीज़ें समझ में आने लगी, उनको ये पता लगा कि एक वर्ल्ड है जहाँ पर शायद हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो उन्होंने उस बुक को फॉलो करना स्टार्ट करा, और फिर वो एक यंग जो है बहुत यंग, बहुत छोटी एज में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए। यहाँ तक हमने आज चैप्टर पढ़ा है। सेकेंड पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। So I hope this part is clear to you all.